सारण गुरु के इस डिजिटल क्लास में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और अभी जो सेशन चल रहा है मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपके लिए बता दें कि फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्लास चल रहा है। हमारे ऑनरेबल टीचर जो हैं उसमें क्लास ले रहे हैं, उसको भी आप जरूर देखें। सॉलिड स्टेट वहाँ पर चल रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने प्रीवियस जो 2 वीडियो डाला उसमें पी ब्लॉक का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हमने की थी। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 15। जैसा हम जानते हैं कि पी ब्लॉक जो है वह शुरू होता है ग्रुप नंबर 13 से और खत्म होता है ग्रुप नंबर 18। कुल 6 ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक में। तो आपके सिलेबस में ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 ये 4 ग्रुप पढ़ना है। 13 और 14 नहीं पढ़ना है, 11th का वह सिलेबस है। चलिए एक एक करके हम आगे बात कर रहे हैं। अब ये ग्रुप नंबर 15 के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन है, आपसे हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों कि आपको यदि केमिस्ट्री समझना है, देखो हम बेसिक तौर पर बात करते हैं, तो आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को याद करना ही पड़ेगा, खासकर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, जिसको रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक कहा जाता है। तो अब ये ग्रुप नंबर 15 के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन हैं उनको पहले आपको जानना जरूरी है। बात समझ में आ रही है? तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के, वर्ग संख्या 15 के। अब एक एक करके हम पहले जनरल ट्रेंड्स देखें, इन एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हम पहले हासिल करें, उसके बाद फिर हम आगे की बात करें। ओके, तो जनरल ट्रेंड्स की हम बात करें तो सबसे पहले इनका हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। एकदम आराम से आप समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इनऑर्गेनिक पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है और हम तो पिछले क्लास में बोले थे कि रिसेंट ईरा में प्रेजेंटली इनऑर्गेनिक का तो बाढ़ आया, इतना क्वेश्चन पूछ रहा है नीट में, जेई में, एकेडमिक एग्जाम में भी आपका उतना ही अवेलेबल पार्ट है। फिजिकल स्टेट की बात हम करें तो देखिए, नाइट्रोजन एक गैस है, ध्यान से समझते चलिएगा। नाइट्रोजन गैस फॉर्मूला N2 सब कोई जानता है। और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। यह इसका फिजिकल स्टेट। आगे देखिए, यदि इनका हम मेटालिक और नॉन मेटालिक गुण की यदि हम बात करें, मेटालिक और नॉन मेटालिक गुण की यदि हम बात करें, एकदम आराम से समझिए। तो नाइट्रोजन जो है वह एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। अरे गैस है भैया तो नॉन मेटल ही होगा, मेटल होने का तो कोई सवाल नहीं, गैस है तो नॉन मेटल होगा। फास्फोरस भी नॉन मेटल है। आर्सेनिक और एंटीबॉडी मेटलॉइड हैं, याद रखना, आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड हैं, ये दोनों मेटलॉइड हैं। और बिस्मथ एक वेल नोन मेटल है, वेल नोन मेटल बिस्मथ। बात समझ में आ गई? नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड है और बिस्मथ क्या है? मेटल है, एक धातु है। हम
या आप पहले से पढ़ते हुए कि मेटलोइड क्या है। तो मेटलोइड उसे कहते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के तरह व्यवहार करता है। बिहेव्स लाइक मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, दोनों के तरह व्यवहार करता है, उसको आप मेटलोइड कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब हम थोड़ा सा इनके ऑकरेंस की बात कर ले। पुनः हम लिख देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। या तो आपको करना ही पड़ेगा। अब इनके ऑकरेंस की हम यदि बात करें, इनके ऑकरेंस की यदि हम बात करें, यदि इनके हम ऑकरेंस की बात करें, ये पाया कहां कहां जाता है, तो नाइट्रोजन के बारे में तो आपको बहुत पहले से मालूम है। खासकर हम देखिए, ये जो इतने एलिमेंट्स हैं, हम जनरल ट्रेंड तो जरूर पढ़ेंगे, लेकिन प्रत्येक ग्रुप का जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है उस पर आपका विशेष फोकस रहेगा। पढ़ना तो सब कुछ है, हम जनरल ट्रेंड में सबको लेकर के चलेंगे, लेकिन मुख्य फोकस आपका होगा प्रत्येक ग्रुप का, चाहे वो 15 हो या 16 हो या 17 हो, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जो है उन पर आपको विशेष फोकस आपका रहेगा। तो हम यहाँ पर इसके बारे में भी विशेष बात करेंगे। ऑकरेंस की यदि बात करें हम, तो नाइट्रोजन जो है वह एक डाई एटॉमिक गैस है और यह एटमॉस्फेयर में 78% के रूप में पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में 78% यह है, 21% आपका ऑक्सीजन है, रेस्ट में अदर गैस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अर्थ क्रस्ट की यदि हम बात करें, अर्थ क्रस्ट की बात यानी जमीन के अंदर की बात करें, तो ये नाइट्रोजन पाया जाता है सोडियम नाइट्रेट के रूप में, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, जिसका नाम होता है चाइल्ड साल्ट पीटर। चाइल्ड साल्ट पीटर, ठीक है। और एक सोडियम नाइट्रेट के भी रूप में पाया जाता है और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के भी रूप में पाया जाता है। इसको हम कहते हैं इंडियन साल्ट पीटर। इंडियन साल्ट पीटर। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है चाइल्ड साल्ट पीटर और इंडियन साल्ट पीटर के बारे में पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से राइज होती है ऑकरेंस के बारे में, और का भी ऑकरेंस है लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य रूप से हम उसी की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा ऑकरेंस के। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाई एटॉमिक गैस के रूप में पाया जाता है और पूरे एटमॉस्फेयर का 78% है, ठीक। सोडियम नाइट्रेट को हम चाइल्ड साल्ट पीटर कहते हैं, चिल साल्ट पीटर कहते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट को हम इंडियन साल्ट पीटर कहते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए, अब ये ग्रुप 15 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर जो होता है वह वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताता है। थोड़ा सा आपको उसमें दिस दैट करना है, और क्या है कि पहला ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, दूसरे का 2, और पी ब्लॉक में जब इन करोगे तो 10 माइनस कर देना, 13 का 3, 14 का 4, 15 का 5, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या हो गई 5। अब आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP126, NS2NP126।
ये पी ब्लॉक का हो गया, ये किसका हो गया बेटा, पी ब्लॉक का हो गया। अब आपको केवल 15 का लिखना है तो यहाँ एनपी में 3 कर दीजिए, यानी इसका हो जाएगा NH2 और NP3, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 5 है, 3 और 2 5। ये किसका हो गया, ग्रुप नंबर 15 का हो गया। कोई दिक्कत? तो यदि आपसे कोई पूछे कि 15th नंबर ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आंख बंद करके कहना NH2NP3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। ठीक है, तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए, पुनः हम आपको लिख देते हैं, हर एक जगह हम लिखते चलेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ओके, अब हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया। अब जो कॉमन सी बात है, हमने पिछले वाले क्लास में भी बताया था आपको, अभी भी बता देते हैं कि एटॉमिक साइज की यदि हम बात करें, एटॉमिक साइज की बात करें, तो हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। यानी इसमें सबसे छोटा साइज वाला नाइट्रोजन होगा और सबसे बड़ा साइज वाला बिस्मथ होगा। किसी भी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं एटम का साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कल के क्लास में बताया, पुनः बता देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने में वो जो आप कक्ष यूज करते हो, कक्षों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है, इसीलिए उसका साइज क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, यदि हम दूसरा बात करें, यहां पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल शॉर्ट में आईपी लिखा जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहो, आयोनाइजेशन एनर्जी कहो। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की यदि हम बात करें 15 नंबर ग्रुप में, जरा ध्यान दोगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते किसे हैं, कल भी हमने बताया कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जितना बड़ा उसका साइज होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आप आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। यानी बड़ा साइज कम आईपी, छोटा साइज ज्यादा आईपी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि छोटा साइज ज्यादा आईपी, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल नीचे से ऊपर बढ़ेगा, यानी नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे अधिक होगा। ठीक है, अब अभी आपने कहा, यहां पर हम इसको यदि शॉर्ट में लिखें कि आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दर्द होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज का उल्टा रिलेशन है, साइज बड़ा आईपी छोटा, साइज छोटा आईपी बड़ा, सिंपल सी बात। अब एक बात और आप यहां पर पढ़े हो कि नाइट्रोजन है 15 ग्रुप, और नाइट्रोजन के जस्ट बगल में आता है आपका 16 ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेलेरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो कहता है कि अब इस फास्फोरस के साइज, यदि हम पीरियड की बात करें, स्पष्ट रूप से समझाते, देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस दो ही एलिमेंट ले रहे हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, ये 15 ग्रुप है, ये 16 ग्रुप है। हमको ये मालूम है कि किसी पीरियड में यदि हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, यानी ऑक्सीजन से बड़ा साइज है नाइट्रोजन का,
सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन से बड़ा साइज है किसका? नाइट्रोजन का। तो जब बड़ा साइज है तो नाइट्रोजन का आईपी कम होना चाहिए ऑक्सीजन से। क्वेश्चन कई बार पूछा है। द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है, इसके बावजूद भी अब तो आईपीएम किसका अधिक होना चाहिए? तो जिसका छोटा है उसका अधिक होना चाहिए जो बड़ा है। ठीक है, सॉरी यहां पर एक गलत चीज लिखा गया। नाइट्रोजन का यदि हम साइज की बात करें तो नाइट्रोजन का साइज ऑक्सीजन से बड़ा है। तो अब ऑक्सीजन का आईपी यदि है वह बड़ा होना चाहिए नाइट्रोजन से, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए यह। लेकिन होता क्या है कि नाइट्रोजन का ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। तो क्वेश्चन बार बार कहता है कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से अधिक होता है, क्यों? या ग्रुप 15 का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप 16 से अधिक होता है, क्यों? तो उसका आप सिंपली जवाब दोगे। कई बार बिहार बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है कि नाइट्रोजन यानी 15 ग्रुप का आयोनाइजेशन पोटेंशियल 16 ग्रुप से अधिक होता है, क्यों? अब उसका जवाब आप सुन लीजिए। देखो, अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2n2p3 और ऑक्सीजन का होगा 2s2n2p4। देखिए, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल है। p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां पर यदि देखोगे s में 2 इलेक्ट्रॉन है स्टेबल है। p में 4 इलेक्ट्रॉन आपने होम्स रूल के अनुसार यहां पर सबमिट कर दिया। लेकिन एक और आप कंसेप्ट पढ़े होइएगा कि आधा भरा हुआ ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, पूर्ण रूप से भरा हुआ या आधा भरा हुआ ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। चूंकि यहां पर 6 का आधा 3 होता है, देखिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, आधा भरा हुआ है, तो यही रीजन है कि नाइट्रोजन का अब जब स्टेबल हो गया, एक बात आपको बता दूंगा, जब भी स्टेबिलिटी आ जाएगी, सारा केमिस्ट्री का खेला फॉर स्टेबिलिटी होगा। उसको अस्थायित्व चाहिए, उसको अस्थायित्व चाहिए। आपको भी, आप भी यहां पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लड़ रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, आप भी चाहते हो कि हम स्टेबल हो जाए। एटम भी चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, और सारा जो खेला होता है लगभग स्टेबिलिटी के लिए ही होता है। तो अब जब स्टेबल हो जाएगा वहां, तो स्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। ये नाइट्रोजन का जो पी ऑर्बिटल है यह हाफ फिल्ड है और स्टेबल है, और स्टेबल होने के चलते इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा कठिन भरा कार्य होगा, मुश्किल भरा कार्य होगा। इसीलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाता है इन कंपैरिजन को। तो कोई आपसे पूछे कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से अधिक क्यों होता है जबकि नाइट्रोजन बड़ा है ऑक्सीजन से, आप कहोगे क्योंकि नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल आधा भरा हुआ है और आधा ऑर्बिटल जो है वह ज्यादा अस्थायी होता है, और इसका ना हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है। पी ऑर्बिटल क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ना 6 रहता तो कंप्लीटली फील्ड होता, 3 रहता तो हाफ फील्ड होता। इसीलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? अधिक होता है। तो एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, बार बार। इसको याद भी रखना, याद भी रखना इसको। वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात। अब हम कुछ और भी इसके जनरल ट्रेंड्स को देख लें। पहले लिख दें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की।
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बेटा जी कल ही हमने बताया इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता, उसको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहो। और जिसका साइज छोटा और न्यूक्लियस ज्यादा इफेक्टिव, न्यूक्लियस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटॉन, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिसका न्यूक्लियस जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, जेड इफेक्टिव उसको कहते हैं हम, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियस इफेक्टिव होगा उतना ही ज्यादा वह इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी ट्रेंड नीचे से ऊपर बढ़ता है, नीचे से ऊपर बढ़ता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रेंड। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नीचे से ऊपर बढ़ता है। अब हम इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी को अभी हमने कहा कि नाइट्रोजन एक गैस है, बाकी लोग सॉलिड है। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, मेटलवाइड है, बिस्मथ मेटल, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलवाइड, और भी इसके कुछ गुण हैं। अब एक एक करके हम जरा देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन, ये सारे लोग जो हैं ये पोली एटॉमिक रूप में एग्जिस्ट करते हैं, पोली एटॉमिक रूप में एग्जिस्ट करते हैं। पोली माने अनेक, एटॉमिक मतलब एटम, बहुपरमाणविक होते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है N2 के रूप में, फास्फोरस एग्जिस्ट करता है, सॉरी फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 के रूप में, P4 के रूप में। बात समझ में? पोली एटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं। और एक सवाल बहुत बार पूछा, नीट में एक बार एक सवाल पूछा था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें नाइट्रोजन को छोड़कर, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जो है रेस्ट लोग जो हैं वह एलोट्रॉपी शो करते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। अब कहोगे कि सर एलोट्रॉप क्या है, एलोट्रॉप क्या है? तो याद करो जरा अपना 9th क्लास और 10th क्लास का वो कार्बन के एलोट्रॉप्स है ना, डायमंड और ग्रेफाइट, है ना, याद आ रहा? कार्बन के एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप होता है कि सेम एटम के मिलने से बना है, लेकिन एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट होने के चलते उनका प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाता है। मैंने कहा कार्बन पर ज्यादा आपको समझ में आएगा, तो कार्बन एटम से ही डायमंड भी बना है और कार्बन एटम से ही ग्रेफाइट भी बना है, लेकिन प्रॉपर्टीज देखिए। एक को कहते हैं हम दुनिया का सबसे हार्ड मैटर डायमंड, आयोग को कहते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट को सॉलिड लुब्रिकेंट। देखो प्रॉपर्टी कितना बदलाव, और दोनों कार्बन एटम के ही मिलने से बने हैं, कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे लोग एलोट्रॉप के रूप में पाए जाते हैं। और खासकर बेटा जी ये फास्फोरस का जो एलोट्रॉप है, जिसको आप रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, ठीक है ना, ब्लैक फास्फोरस, आगे हम ब्लैक फास्फोरस, ये सारी बातें आपसे करेंगे। फास्फोरस का 3 महत्वपूर्ण जो है आप एलोट्रॉप पढ़ोगे जब आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, फास्फोरस पार्टिकुलर। तो ये सवाल एक बार नीट में भी पूछा कि इसमें से कौन एलोट्रॉपिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नाइट्रोजन के एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं, बाकी सारे लोगों के एलोट्रॉप्स होते हैं, एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे लोग एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट
बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? अब उससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ हम आपको लिए चलते हैं और वह टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से लिख दे हम, हमको लिखने में देर नहीं लगता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब बात आती है कि यह ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? देखिए, ये एटम्स मिलकर के और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल बनाते हैं, एटम के कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये जब एटम में कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, ये मॉलिक्यूल बना देते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप के एटम के मिलने से यदि वह बना हुआ मॉलिक्यूल है, तो उसमें एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, एक लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम डिफाइन करते हैं कि जब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव निगेटिव फॉर्म में हट जाए तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए तो डेफिनेशन, द पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड ऑन more electropositive atom when less electronegative atom removed as anion। निगेटिव चार्ज के रूप में यदि हट जाए तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर। चलिए, अब इनके पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर तो कहा जाता है कि इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है -3, +3 एंड +5। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है इनका -3, +3 और +5। अब कहोगे कि गुरुजी ये ऑक्सीडेशन नंबर आपने लिख कैसे दिया? तो केवल इस ग्रुप के लिए नहीं, हम अगला ग्रुप भी आपको पढ़ाएंगे। जब किसी भी ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वह डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। कहोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर कैसे डिपेंड करता है? देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि एटम चाहता है इलेक्ट्रॉन लॉस करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होने का मतलब है कि वह या तो उसका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहे या एम्प्टी रहे। बात बराबर, या तो उसका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहे या एम्प्टी रहे, स्टेबिलिटी को चाहता है। अब देखिए, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 एंड NP3, S में 2, P में 3, PX PY PZ में होम्स रूल के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन आपने बांट दिया। ये चाहता क्या है कि यदि हम माइनस का अर्थ हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन यदि ले लें तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये सारे p ऑर्बिटल लोग क्या हो जाएंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन वाले हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए इसका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया -3। ठीक है, अब चलिए दूसरा काम क्या कहता है? ये हटाओ हमको, ये सब हमको लेना नहीं, हम देने वाले हैं। अब ये अगला स्टेप में क्या करता है? कहता है कि हमने जो 3 लिया तो हमारा भर गया, डबल हो गया, तो -3 हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई लेता है तो माइनस होता है, देता है तो प्लस होता है। इस बात को तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे। अब अगला स्टेप में क्या करता है? कहता है कि हमारा तीनों को हटा दो। यदि हम यहां से तीनों को हटा दें
यहां से तीनों को हटा दे तो अब ये क्या हो जाएगा, तीनों खाली। हमने कहा कि या तो पूरा भरा हो या खाली, तो अब 3 निकल गए, ठीक है। आगे कहता है कि अभी नहीं, ये भी तो वो है, इसको भी हटा दो, एकदम कंप्लीट खाली हो जाए। तो ये तीनों को, ये पांचों को हटा दिया, ये 3 यह आ 2 यह, पांचों को हटा। इस तरीके से आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करते हैं, लेकर या देकर, या तो कंप्लीटली भर जाए या कंप्लीटली खाली हो जाए। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है -3 +3 +5, -3 +3 और +5, दीज आर द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 15। इसी तरीके से हम 16 ग्रुप का भी डिटरमाइन करेंगे, आगे आएगा 16 ग्रुप देखा जाए, लेकिन याद रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही हम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, अभी आपने कहा कि ये एलिमेंट्स हो गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। कहा -3 +3 +5। अब भैया यहां से बहुत सुंदर सुंदर सवाल पूछता है, ठीक है। पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर पहला, बहुत बार सवाल पूछा है, ध्यान से समझना। अब हम बात करेंगे इसके ऑक्सीडेशन नंबर के स्टेबिलिटी की, स्टेबिलिटी की बात करेंगे। स्टेबिलिटी कहने का मतलब ये हो गया कि कौन सा एलिमेंट -3 को बेटर शो करेगा, बेटर दिखाएगा। अब यदि हम यहां पर बात करें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ध्यान से समझोगे तो -3 मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लेना, 3 इलेक्ट्रॉन लेना लेना लेना। बाबू इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, नॉन मेटल। क्यों, क्योंकि साइज है छोटा, न्यूक्लियस है इफेक्टिव, न्यूक्लियस पर प्रोटॉन ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए यदि हम बात करें तो इसका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी होगा वह नीचे से ऊपर बढ़ेगा, नीचे से ऊपर बढ़ेगा। यानी सबसे बढ़िया -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला है वह है नाइट्रोजन। द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्यों, क्योंकि मेटालिक गुण ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, नॉन मेटालिक गुण नीचे से ऊपर बढ़ रहा है। एक बात याद रखना, मेटालिक और नॉन मेटालिक गुण किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो मेटालिक गुण बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाओगे तो नॉन मेटालिक। स्पष्ट नजर आ रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलवाइड है, बिस्मथ मेटल। हमने शुरू में भी कहा था कि खिचड़ी ग्रुप है, इस ग्रुप में सब कुछ मिलता है। बात कुछ समझ में आ रही है? तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी नीचे से ऊपर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि नॉन मेटालिक ग्रुप कैरेक्टर बढ़ रहा है या मेटालिक घट रहा है, जो कह। और हमको ये मालूम है कि नॉन मेटल जो है वह इलेक्ट्रॉन लेने में माहिर है। बच्चा कला से पढ़ते आ रहा है, ऑक्सीजन 2-, नाइट्रोजन 3-, फ्लोरीन 1-, क्लोरीन के पावर -1। बात समझ में आ रही है ना? तो एनायन सब पढ़ते आ रहा है, उसमें एनायन बनाता कौन है, नॉन मेटल बनाता। तो कहेगा कि व्हाई द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो कहना ड्यू टू इंक्रीज इन नॉन मेटालिक कैरेक्टर और डिक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई? अब दूसरा सवाल कहता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पहले समझ लो, यहां से भी क्वेश्चन आता है।
तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे बढ़िया कौन शो करते हैं? तो द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी नीचे वाले जो लोग हैं ये +3 को बड़ा बढ़िया दिखाते हैं, बड़ा बढ़िया से दिखाते हैं। अब कहोगे कि क्यों भैया +3? अब देखिए +3 का मतलब ये हो गया कि NH2 और NP3 यानी यहां से यह P में से 3 इलेक्ट्रॉन यहां से गायब हो गया। S क्यों नहीं यहां से रिमूव हो रहा है? S को भी रिमूव होना चाहिए, S यहां से रिमूव नहीं हो रहा। तो ये इसलिए हो रहा है, एक टर्म आप पढ़े होइएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब क्या है भाई इनर्ट पेयर इफेक्ट? सुन लो मेरी बात। इनर्ट माने निष्क्रिय होना, पेयर माने जोड़ा। इनर्ट माने निष्क्रिय होना, पेयर माने जोड़ा। तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता किसमें है? तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, और यह इनर्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय होने का मतलब है कि यह केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता। अब कहोगे कि भैया निष्क्रिय काहे हो जाता है? अरे बाबू, एस का शेप होता है स्फेरिकल, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक स्फीयर में है, और ऊपर से नीचे आते हैं प्रोटॉन की संख्या जब बढ़ती है तो न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस इफेक्टिव होने लगता है। अब होता क्या है कि ये, और इसका चूंकि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक है तो पेंट्रेशन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इसका जो एट्रैक्शन है वो एट्रैक्शन बढ़ जाता है। अब इतना न स्ट्रांगली अट्रैक्टेड यह हो जाता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कि यहां से निकल ही नहीं पाता है। जब निकलेगा नहीं तो बॉन्डिंग में भाग कैसे? तो बॉन्डिंग में भाग एस नहीं ले पाता है, केवल पी ही भाग लेता है। इसी को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट माने निष्क्रिय हो जाना, पेयर माने जोड़ा, और याद रखना ऐसे में पेयर जोड़ा होता है, एस में। पी में तो 6 होता है, डी में वगैरह आप जानते हैं। तो कहेगा कि द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। व्हाई? तो कह देना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट हो जाता है, क्या हो जाता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई बार बीएसवी का बहुत बार इंटर का सवाल है, व्हाई द स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी ये जो बिस्मथ हो रहा है ना, ये मतलब ये +3 ऑक्सीडेशन में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता। बात समझ में आएगा? अब तीसरा बात है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कहता है कि इसका जो स्टेबिलिटी है ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। बाबू ए बेटा देखो सुनो, यदि ई बात को समझ गया ना तो इस बात को भी हमको लगता है कि आपको बखूबी इसका जवाब दे देना चाहिए। आज यदि बेसिक जानकारी है आपको केमिस्ट्री का तो इसका जवाब आप दे दीजिएगा। अब कहिएगा कि बेसिक, अरे +5 का मतलब है क्या कि 5 इलेक्ट्रॉन निकलना। +5 का मतलब क्या हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन निकलना। ए बेटा सुनो ना, जब 5 इलेक्ट्रॉन निकलना और इनर्ट पेयर इफेक्ट की यदि बात कर रहे हो तो दूगो तो इलेक्ट्रॉन यह एट्रैक्टेड से टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, निकलेगा क्या? सिंपल सी बात। आप कह रहे हो कि +5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकल जाना, अब 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आप भी कह रहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है ये बिस्मथ शो करता है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो जब निकलवे नहीं करेगा तो बिस्मथ देगा कहां से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट? तो इसको भी यदि आपको कहना है द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इसका भी जवाब होगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कोई भी
कोताही वाली बात नहीं होनी चाहिए, 1% भी न समझने वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम जो है वो आपके सामने। इनर्ट पेयर इफेक्ट को समझना है, ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो एस ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वह मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, इतना ना ज्यादा न्यूक्लियस इस एस ऑर्बिटल पर स्फेरिकल शेप है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एक ही लोब में मौजूद है, और पी का शेप जो है वो डंबल शेप का है, डी का डबल डंबल, वही इलेक्ट्रॉन हुआ दो गोला में जब बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा कि नहीं। इसमें एक एक लोब में डिस्ट्रीब्यूटेड है, खींच लेता है न्यूक्लियस अपने बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। अब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हो गया कि पांचों इलेक्ट्रॉन निकल जाना, इस एस के इलेक्ट्रॉन को घींच कर रखा है न्यूक्लियस, कहां से दिखाएगा, संभव है? तो हमको जहां तक अंदाज है कि ऑक्सीडेशन स्टेट से तीनों सवाल एकदम धांसू सवाल है, एकदम पूछता है इसको, बीएससीबी वगैरह में पूरा पूछता है हर एक साल। बात समझ में आ गई? अब देखिए, इसके बावजूद भी ये जो छोटा बाबू है नाइट्रोजन, हमने कल कहा था एनोमलस प्रॉपर्टी के बारे में, प्रत्येक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट छोटा बाबू, छोटा है, प्यारा है, दुलारा है। ये छोटा बाबू जो है, इसके बाद भी नाइट्रोजन जो है, आगे पढ़ाएंगे, जब ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है ये बनाता है +1 +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ये हो गया कि आगे हम इसकी बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की जब बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अब चलिए, अब हम बात कर लें नेक्स्ट, वह है एनोमलस प्रॉपर्टी। ऑफ नाइट्रोजन। क्वेश्चन यहां से भी भर भर के, बहुत क्वेश्चन है, नीट में, जेई में, बीएससीबी में खूब क्वेश्चन है, और इसको समझो, बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। एलिमेंट्स लिख देते हैं आगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटी। सुनो जरा, ये हमने कहा कि ये जो प्रत्येक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है इसका नाम है छोटा बाबू। छोटा बाबू, छोटा बाबू बोले तो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, तो ये छोटा बाबू जो है ये नटखट है, उल्टा सीधा प्रॉपर्टी शो करता है। अब ये शो करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, एक एक उदाहरण हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक ग्रुप का, केवल हम नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, केवल 15 ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, प्रत्येक ग्रुप का जो छोटा बाबू है यानी फर्स्ट एलिमेंट जो साइज में छोटा है, वह कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है अपने ही ग्रुप के अदर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में। करता क्यों है, सुन लीजिए। अब करता इसलिए है कि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो इसका इलेक्ट्रॉन 2 सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2s2 एंड 2p3 और 2d होता नहीं, 2d होता नहीं। ये बात याद रखना, केमिस्ट्री के सैकड़ों क्वेश्चन का ये आंसर होता है कि सेकंड पीरियड से पी ब्लॉक शुरू होता है और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर ड्यू टू absence ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू absence ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं होता है बेटा, डी ऑर्बिटल इसके पास। आगे हम बताएंगे कि डी ऑर्बिटल नहीं होने से इसको घाटा क्या है, आगे हो जाएगा क्या फायदा। चलिए, और तो सब बात जानते ही हो, साइज में छोटा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई है ना, साइज में छोटा है, स्मॉल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, आईपी हाई है, साइज में स्मॉल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है, हाई। इसी के कारण यह एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है।
अब एबनॉर्मल बिहेवियर जो ये शो कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, सुनो जरा, अब क्या क्या ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, इनको जरा देखिए। देखिए, नाइट्रोजन केवल NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। सुनो मेरी बात को जरा। अब कहोगे कि गुरुजी इसके पास NCl3, ये PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है और यह केवल NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बनाता है। इसलिए नहीं बनाता है कि नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 क्लोरीन से ऐसे लग गया, एक लोन पेयर बच गया, 2 2 4 2 6 2 8 अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। और ये क्या करता है, इसलिए अब ये देखिए PCl5 की हम बात करें तो देखिए PCl5 में होता क्या है कि 3s2 एंड 3p3 3db होता है। 3db क्या होता है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये होता क्या है कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान से समझना है, आगे भी इंग्स में आएगा, और d में 0 इलेक्ट्रॉन, इसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन जब यह जंप करके चला गया तो इसके पास 1 2 3 4 और 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाते हैं, और 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाने के चलते ये पांचों बॉन्डिंग में भाग ले लेते हैं। जबकि इसके पास चूंकि d ऑर्बिटल नहीं है, ये हो 2s2 एंड 2p3, d नहीं है, 2d नहीं है, तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके जाएगा कहां, हम ये कहा कि जहाज के चिड़ई उड़ेगी तो जाएगी कहां, समुद्र के जहाज पर बैठी है, फिर जहाजों पर आना है, जाएगी कहां, कोई रूम नहीं है, आगे कोई रूम नहीं है, नाइट्रोजन के पास कोई रूम नहीं है। जबकि नाइट्रोजन को छोड़कर कब तो सबमेट ही होगा, सबमेट ही होगा, तो सबमेट ही होगा तो जंप कर करके जाएगा। तो यदि जंप नहीं किया है तो 3 सिंगली फील्ड, जंप कर दिया तो 5 सिंगली फील्ड, NCl3 भी PCl3 भी बनाता है, PCl5 भी बनाता है। सुनो मेरी बात को ध्यान से। तो क्वेश्चन ये करता है आपसे, हजारों बार सवाल, एक बार की बात नहीं, कि व्हाई नाइट्रोजन फॉर्म्स ओनली NCl3, जबकि फास्फोरस जो है वह PCl3 और PCl5 दोनों बनाता है, क्यों? तो एक वर्ड का जवाब आपका होगा कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए क्या करता है, केवल यही एनामोलस प्रॉपर्टी हो जाए, बाकी सब फास्फोरस पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले सकता है, आर्सेनिक भी ले सकता है, अभी आगे सब छूट है, लेकिन इनके पास मजबूरी है क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं। और भी d ऑर्बिटल का देखिए, इसके एनामोलस प्रॉपर्टी को ही देखिए। देखो एक वर्ड आता है बेटा कोवैलेंसी, कोवैलेंसी, कोवैलेंसी का अर्थ हो गया कि वह कितने मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड, इसको हम यहां लिख सकते हो नंबर ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड, वो कितना अधिक से अधिक कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, इसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। सुन लो मेरी बात, एकदम आसान। मान लीजिए कि ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2, इसका है 2p3, 2d होता नहीं है, 2d नहीं होता है, लो लिख देते हैं 2d नहीं होता है, काट दिया इसको, नहीं होता है, 3s2 3p3 3d होता है। अब ये क्या करेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्डिंग कैसे करेगा? देखो ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले लेगा, एक यह देगा, एक कोई दूसरा आने वाला देगा, दूसरा आने वाला देगा, तो ये तीनों बना लेगा कोवैलेंट बॉन्ड,
कोवैलेंट बॉन्ड, और एक यह जो पेयर है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये संभव है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन के पास ये मजबूरी है कि नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजन का कोवैलेंसी जो होता है वो 4 होता है। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या हो गया? 4 हो गया। इसका उदाहरण भी हम आपको समझा। नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना हो गया? 4। यानी नाइट्रोजन जो है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। उससे अधिक नहीं, उससे अधिक नहीं, कदापि नहीं, संभव नहीं, क्योंकि इसके पास कोई अदर पॉसिबिलिटी ही नजर नहीं आ रही, क्योंकि डी ऑर्बिटल नहीं। आगे देखिए, इसकी यदि हम बात करें तो इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगा? इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होगा? 2D होने के चलते 1 2 3 4 देख लो बेटा, ये 3 तो मिल गया तो 3 कोवैलेंट बना सकता है, एक कोवैलेंट बना सकता है, एक कोऑर्डिनेट बना सकता है, किसी को दान दे देगा, जंप करके इधर जाएगा। अभी हमने दिखाया था कि एक्साइटेड स्टेट में जंप करके जाएगा तो 5 को भी बॉन्ड बन सकता है, या 5 के अलावा यदि कोई आए, आगे की क्लास में आप देखोगे 5 के अलावा भी यदि कोई डोनर आए तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके पास रूम अवेलेबल है डी ऑर्बिटल। चलते हैं डी ऑर्बिटल। तो बहुत बार सवाल पूछा कि व्हाई नाइट्रोजन, व्हाई द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज ओनली 4, काहे 4 होता है? 4 इसलिए होता है क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल, जबकि अदर एलिमेंट है फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, बिस्मथ है, उसका कोवैलेंसी 4 से अधिक हो सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई? बहुत बार सवाल हुए कोवैलेंसी पर, तो बहुत बार सवाल पूछा, कोवैलेंसी पर बहुत बार सवाल, और आपको याद भी रखना है। और प्रत्येक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका कोवैलेंसी भी लिमिटेड है। उदाहरण के तौर पर आपको हम देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं अमोनिया की बात करते हैं। देखो बेटा, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया, हम रफली लिख देते हैं। तो अब कितने नंबर ऑफ कोवैलेंस बॉन्ड है? 3। कॉमन सी बात है, 3 होता है। और यही यदि हम अमोनियम की बात करें, आयन की बात करें, NH4+ की बात करें, ध्यान से समझोगे, NH4+ की बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिया आपने यहाँ पर, कोई दिक्कत? तो 3 हाइड्रोजन तो हो गया। एक H+ है, यह देखिए H+ का मतलब, ये ऊपर हमने प्लस लिखा है, तो H+ का मतलब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक वो भी निकल ही चुका है, तो एकदम वैकेंट है। इसको यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो देखो, तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम कितना हो गया? 1 2 3 और 4, तो ये हो गया आपका अमोनियम आयन। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी बेटा इसका 4 होता है, मैक्सिमम नाइट्रोजन का, जबकि अदर का मोर देन 4 होता है, अदर का मोर देन 4 होता है। बात समझ में आ गई? कुछ और भी एनोमलस प्रॉपर्टी की एक बात बता दे, एक और भी क्वेश्चन है जो बार बार आपसे पूछता है नाइट्रोजन के बारे में। देखिए, ये नाइट्रोजन जो है ये बनाता है पीपाई बॉन्ड, पीपाई बॉन्ड बनाता है, जबकि अदर लोग जो है वह पीपाई बॉन्ड नहीं बनाते। अदर जो है वो पीपाई बॉन्ड नहीं बनाते, अदर लोग नहीं। अब कहोगे कि गुरुजी क्या है, नाइट्रोजन में क्या खासियत है कि यही पीपाई बॉन्ड बनाता है और अदर लोग नहीं बनाते? सुनिए जरा, नाइट्रोजन, अभी हमने कहा कि नाइट्रोजन सबसे छोटा बाबू है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में यदि हम बात करें तो नाइट्रोजन है छोटा बाबू, प्यारा सा दुलारा सा छोटा बाबू, है ना। अब पाई बॉन्ड, पीपाई का अर्थ क्या? पहले इसका अर्थ समझो कि पीपाई का अर्थ क्या।
वैसा पाई बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, और इस पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से यदि बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, इंड टू इंड ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा साइड से होता है पाई। तो एक पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से यदि पाई बॉन्ड बन रहा है तो ऐसे पाई बॉन्ड को हम कहते हैं पी पाई बॉन्ड। और एक और होता है पी पाई डी पाई बॉन्ड, माने एक पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल यदि है और इनके ओवरलैपिंग से यदि बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई, जो लिखना है लिखिए, पी पाई डी पाई बॉन्ड। और यदि दोनों एटम का यदि पी ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग में भाग लेता है तो उसको हम कहते हैं पी पाई बॉन्ड। तो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन केवल पी पाई बॉन्ड बनाता है, अदर लोग पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो ऑर्बिटल, मान लीजिए कि हमने नाइट्रोजन का ऑर्बिटल का साइज ये रखा, तो आप कह रहे हो कि सर ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ेगा तो ऑर्बिटल का भी तो साइज बढ़ जाएगा। हम एक बात आपसे पूछे कि हम हैं, हमारा भी हार्ट और साइज हमसे बड़ा हो गया हाथी का, तो जब हाथी का साइज बड़ा हो गया तो उसका हार्ट का भी तो साइज बढ़ेगा, हमारे बराबर होगा हार्ट नहीं ना होगा। तो जब एटम का साइज बढ़ा तो ऑर्बिटल का भी साइज बढ़ेगा। तो जब ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा तो मान लीजिए कि ये फास्फोरस है, ये भी फास्फोरस है, और ये क्या कर रहा है, आपस में ऐसे ओवरलैप। तो जब साइज बढ़ा तो साइज बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है वह इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं। बात समझ में आ रही? इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा क्योंकि साइज बढ़ गया। जब साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाएगा तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगा, इसीलिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अदर एलिमेंट के पास इफेक्टिव ओवरलैपिंग के अभाव के चलते पी पाई बॉन्ड नहीं बनता है, जबकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, आराम से पाई बॉन्ड बना लेता है। इसीलिए देखिए N2 आप लिखते हो ना बेटा, तो N2 में आप लिखते हो नाइट्रोजन सिंगल ट्रिपल बॉन्ड ऐसे, और वही यदि P4 की बात हम करेंगे तो यह केवल सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। P1 2 3 आगे हम आपको P4 का स्ट्रक्चर बताएंगे, केवल ये बनाएगा ऐसे, PP के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ऐसा नहीं हम कर देंगे कि PP ऐसे ट्रिपल बॉन्ड कर दिया और P2, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, तो ये पूछता है कि व्हाई नाइट्रोजन फॉर पी पाई बॉन्ड वेयर एज द अदर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर पी पाई बॉन्ड। तो कहोगे कि ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द साइज ऑफ ऑर्बिटल आल्सो इंक्रीजेस। साइज, एटम का साइज बढ़ने से ऑर्बिटल का भी साइज बढ़ेगा, ऑर्बिटल का साइज बढ़ने के चलते ओवरलैपिंग तो होगा लेकिन इफेक्टिव नहीं होगा। पी ऑर्बिटल का जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगा तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड, ठीक है, तो ए पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, यानी अदर जो एलिमेंट है ये पीपी ऐसे बनाता है, या आर्सेनिक के बीच में ऐसे सिग्मा बॉन्ड होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा लेकिन सॉरी इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा लेकिन साइड वाइज। अब देखिए ना, एक सवाल ये भी पूछता है, अब देखो ये नाइट्रोजन के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर ये सिग्मा है और ये क्या है, दोनों पाई है, तो केवल यदि सिग्मा बॉन्ड की बात करें, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो अब यदि पूछे आपसे कि किसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, हम दो ही के बीच में कंपैरिजन करके लेके चलते हैं। लीजिए एन का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि पी का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी सवाल कई बार पूछा है। तो पी का सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा इन कंपैरिजन टू एन के सिग्मा। अब कहोगे कि क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, यह इसको इधर ढकेलेगा, यह इसको इधर ढकेलेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, ठीक, ये बॉन्ड क्या हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जितना भी पॉइंट हमने आपको बताया सब क्वेश्चन
मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 क्यों होता है नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन केवल NCl3 ही क्यों बनाता है? नाइट्रोजन पीपाई बॉन्ड ही क्यों बनाता है? नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा वह अदर से कमजोर क्यों होता है? सब क्वेश्चन होता है और इनऑर्गेनिक का वाई वाला क्वेश्चन बड़ा पूछता है। ओके, अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम 15 नंबर ग्रुप के हाइलाइड, हाइड्राइड और ऑक्साइड इसकी चर्चा करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन होगा। तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सारण गुरु को वॉच करते रहिए, लेकिन हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबू आप कमेंट करना नहीं भूलें। आप निश्चित कमेंट करें, अच्छा लगे उसका भी कमेंट, बुरा लगे उसका भी कमेंट। आप अच्छा लगे तो उसको कमेंट करो, चाहे नहीं करो, बुरा लगे तो उसको तो निश्चित कमेंट करो, तो हम अगले लेक्चर में उसको सुधारेंगे। कहा गया है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। आप गलत का कमेंट करोगे ना तो हम में सुधार होगा, हमारा है ना। तो कमेंट जरूर करें। जो ये आप जो भी है, आपका कोई क्वेश्चन भी है, कोई सुझाव भी है, बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।